Hi everyone, welcome to J Chemistry. So guys, approaching new questions. ये वाली सीरीज़ मुझे लग रहा है कि रैंक बूस्टर सीरीज़ को ऑलरेडी पीछे छोड़ चुकी है, आपको काफ़ी पसंद आ रही है. इसमें हमने ऑलरेडी केमिकल काइनेटिक्स और अपना क्या नाम था पेरिसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री वो हमने अपना ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, मतलब वो देख लिए दोनों वीडियोस. अभी हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. ठीक है, तो अगर आपने पढ़ रखी है तो फटाफट से कॉपी पेन ले लो जल्दी से और सॉल्व करना स्टार्ट करना. चीटिंग नहीं करनी है. क्वेश्चन देखो, रीड कर लिया, अभी खुद से सॉल्व करके देखो पहले, उसके बाद अपना आंसर आप मैच करेंगे. सिर्फ डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं देखना है. अगर डायरेक्टली सॉल्यूशन देखोगे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ट्रस्ट मी. ऐसे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बुक्स में लिखे हुए हैं, अब उसी को रीड कर लो, इससे बेटर है. ठीक है, तो पहले सॉल्व कर लो, सिंपल सी बात ये है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्पाइनल्स. तो अगर आपने प्रीवियस ईयर कभी देखे हैं गेट के तो आपको पता चलेगा कि स्पाइनल्स जो है गेट का काफ़ी फेवरेट टॉपिक रहा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से. तो स्पाइनल्स पे ऑलमोस्ट क्वेश्चन ऑल्टरनेट ईयर्स पे आते ही रहते हैं. अब ना बात ये है कि स्पाइनल्स पे क्वेश्चन आए हैं कि मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉर्मल स्पाइनल्स, या फिर किस तरह के स्पाइनल्स होंगे, घुमा फिरा के पूछते हैं. लेकिन अब तक लैम्डा वैल्यू को यूज़ करके नहीं पूछा है. तो हो सकता है अभी या फिर उससे कभी, मतलब कभी भी गेट में हो सकता है इन फ्यूचर कभी हमें देखने को मिल जाए. तो आप देखेंगे पहले कि लैम्डा वैल्यू होती क्या है. तो देखो, एक सिंपल सी बात है. लैम्डा बेसिकली एक पैरामीटर होता है. ठीक है, और क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है ये? लैम्डा वैल्यू रिप्रेजेंट करती है, आप ये लिख सकते हो, लैम्डा वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं प्रोपोर्शन ऑफ B3 प्लस आयंस ऑक्यूपाइंग टेट्राहेड्रल वर्ड्स. अब इसका क्या मीनिंग है? जैसे देखो, अगर मैं बात करूं जनरल फॉर्मूला स्पाइनल्स का तो हम बोलते हैं AB2O4, है ना. और यहाँ पर फिर हम ये कह देते हैं कि ये अपना क्या है, A2 प्लस में है, मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और B किस में, +3 में. ऐसे हम बोलते हैं. तो लैम्डा पैरामीटर बेसिकली क्या बताता है कि कितना प्रोपोर्शन है B3 प्लस आयंस का टेट्राहेड्रल वर्ड्स में. अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? आप ना ऐसे समझो इस चीज़ को कि अगर मैं बात करूँ नॉर्मल स्पाइनल की, ठीक है, अगर हम पहले देखें नॉर्मल स्पाइनल, तो AB2O4 में अपना जो A है, यानी कि जो A2 प्लस है, वो किस में होता है? वो होता है टेट्राहेड्रल वर्ड्स में. हम नॉर्मल स्पाइनल की बात कर रहे हैं. और जो अपना B3 प्लस जो हैं, जो आयंस हैं, ये किस में होते हैं? ये होते हैं ऑक्टाहेड्रल में. इस तरह से हम लिखते हैं. और अगर मैं आपको कहूँ इन्वर्स के लिए लिखो, तो इन्वर्स स्पाइनल्स में क्या होता है? जो अपना एक B3 प्लस आयन है वो होता है टेट्राहेड्रल में, है ना. और उसके बाद एक अपना A2 प्लस और अपना B3 प्लस होता है कहाँ पर? ऑक्टाहेड्रल में. इस तरह से हम लिखते हैं. अगर इतना आपको पता है फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व. अब एक चीज़ और देखो, हमने कहा है कि कितना प्रोपोर्शन है B3 प्लस आयंस का जो ऑक्यूपाई कर रहा है टेट्राहेड्रल वर्ड्स को. तो अगर मैं बात करूँ नॉर्मल स्पाइनल की, नॉर्मल स्पाइनल में तो B3 प्लस दोनों ही ऑक्टाहेड्रल में होते हैं, है ना, टेट्राहेड्रल में नहीं होते. इसीलिए नॉर्मल स्पाइनल वाले केस में लैम्डा की वैल्यू होती है 0. आई होप आप समझ गए होगे ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि नॉर्मल स्पाइनल में B3 प्लस है ही नहीं टेट्राहेड्रल में, तो कितना हो गया? 0 प्रोपोर्शन ऑक्यूपाई कर रखा है उसने. ठीक है, अब आते हैं इनवर्स पे. तो यहाँ पर हमें ये पता है कि B3 प्लस टेट्राहेड्रल में है तो सही, कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन तो है उसका. इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू होती है जनरली आपको देखने को मिलेगी नियर अराउंड 0.5 होती है. लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा ही 0.5 देखने को मिलेगी, ऐसा भी नहीं है. 0.38 हो सकती है, 0.45, ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है. आप सिंपल ये मान लो कि ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि 0 का तो मीनिंग हो गया कि वहाँ पे टेट्राहेड्रल में है ही नहीं B3 प्लस. ठीक है, तो अब क्या पूछा हुआ है? नंबर ऑफ स्पाइनल्स हैविंग लैम्डा वैल्यू ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स सिंपली ये पूछना चाह रहे हैं कि इनवर्स स्पाइनल कौन से हैं, बस वो बता दो. क्लियर हो गया क्वेश्चन? बस आप फटाफट से कुछ नहीं करना, तो टिक लगेंगे फटाफट. जल्दी देखो कौन सा है. तो सबसे पहले MgAl2O4 कौन सा है? नॉर्मल स्पाइनल है. अब ना मैं ये तो कंसीडर करके चल रही हूँ कि अगर आपने कोऑर्डिनेशन पढ़ा है, आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको नॉर्मल और इनवर्स स्पाइनल निकालना तो आता है. तो ये अपना नॉर्मल स्पाइनल है, ये भी नॉर्मल स्पाइनल है, ये भी नॉर्मल स्पाइनल है, और Mn3O4 भी नॉर्मल स्पाइनल है. तो इन चारों के केस में तो लैम्डा की वैल्यू हो गई 0, है ना. और ये तीनों ही क्या हैं? ये तीनों हैं इनवर्स स्पाइनल्स. ये तीनों इनवर्स हैं, इसलिए क्या होगी वैल्यू? ग्रेटर देन 0. तो आंसर आ गया अपने पास 3. क्लियर है ना. अच्छा क्वेश्चन था. ओके,
तो आप ना लास्ट में वीडियो देखने के बाद आप मुझे बताएंगे सही कि मतलब ये बताना ज़रूर कि कौन सा आपका फेवरेट क्वेश्चन था और कितने गलत करे हैं, ठीक है, आने के बाद भी कितने गलत हो गए वो भी बताना। इस वाले क्वेश्चन को मैं पहले ही बोल रही हूँ, मिस्टेक होने के चांसेस हैं, ध्यान से देखना। और यहाँ पर अगर आपको केमिस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट पता है, आपने निकाल लिया, लेकिन फिर भी अगर मैथ्स में ऐसा लगता है कि हम तो बायो बैकग्राउंड से हैं, हमसे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे और सिर्फ प्रोबेबिलिटी को देख के छोड़ दिया, फिर तो भूल जाओ, गया नंबर, आराम से पूरा जाने वाला है। इससे अच्छा सॉल्व भी मत करो। अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालना आपको नहीं पता कैसे निकालेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है टाइम देने का, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट लगा भी लिया तो भी प्रोबेबिलिटी तक पहुँच ही नहीं पाओगे। क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो। ओके, तो रिएक्शन अगर आप देखते हो आप समझ जाओगे कौन सी रिएक्शन है ये हमारे पास वाटर एक्सचेंज रिएक्शन है। और वाटर एक्सचेंज रिएक्शन भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से फेवरेट टॉपिक रहता है, गेट का बहुत क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर्स में इसके ऊपर, लेकिन ऐसे नहीं पूछा हुआ था, है ना। चलो अब देख लो जल्दी से। तो है तो ये वाटर एक्सचेंज रिएक्शन आपको बतानी है। पहले यहाँ पे ना ये रिएक्शन देख लो एक बार, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेट कांस्टेंट को। ये इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, ठीक है। जो एन प्लस है उनकी आपको दे रखी है यहाँ पे, निकल 2 प्लस, वैनेडियम 2 प्लस, ये सब आपको गिवन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ मेटल आयन हैविंग रेट कांस्टेंट ग्रेटर देन Fe2 प्लस इज %। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, ऐसा मेटल आयन चूज करना है इनमें से सो दैट जो रेट कांस्टेंट है वो Fe2 प्लस वाले कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा है। कैसे करेंगे सॉल्व? कुछ भी नहीं करना, आप सिर्फ एक काम करो, जितने ये आयंस दे रखे हैं ना इनका रेट बता दो कि कौन से वाले केस में वाटर एक्सचेंज का रेट मैक्सिमम होगा, कौन से वाले में मिनिमम होगा, ऐसे करके ना अरेंज कर लो एक। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि ये है क्रोमियम 3 प्लस, मतलब ये हो गया अपना D3 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कॉपर 2 प्लस का देखते मुझे समझ में आ रहा है कि है तो ये D9, लेकिन इसमें जॉन टेलर डिस्टोर्शन होने वाला है ना। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होगा, ये लिबाइल होगा, मतलब सबसे फास्ट रिएक्शन इसी में होगी। तो कॉपर 2 प्लस को मैंने जॉन टेलर डिस्टोर्शन की वजह से सबसे आगे लगा दिया, मतलब इसका रेट जो बहुत फास्ट होने वाला है, ठीक है। ओके, Fe2 प्लस है, उसके बाद Fe2 प्लस मतलब D6, Mn2 प्लस मतलब हो गया D5, वैनेडियम 2 प्लस इज D3, निकल 2 प्लस D8। अब ना हमें ये पता है कि जो D3 वाले होते हैं वो होते हैं इनर्ट, D3 वाले इनर्ट होते हैं। तो यहाँ पर क्रोमियम 3 प्लस, वैनेडियम 2 प्लस ये इनर्ट होने चाहिए, मतलब क्या होगा, रेट स्लो होना चाहिए इनका, कंपैरेटिवली स्लो होना चाहिए। अब ना इन दोनों में से कैसे कंपेयर करेंगे हम? तो एक तो अपने पास क्रोमियम 3 प्लस है और एक है वैनेडियम 2 प्लस। तो सिंपल सी बात हम ये कर लेते हैं यहाँ पर कि जो वाटर एक्सचेंज का रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। मतलब साइज जितना ज़्यादा होगा, मेटल आयन का साइज जितना ज़्यादा होगा रेट उतनी ही फास्ट होगी, और चार्ज जितना ज़्यादा होगा रेट उतनी ही स्लो हो जाएगी। क्या है, चार्ज क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये समझ गए ना? या फिर ऐसे समझ लो, अगर आपने नहीं पढ़ा ये वाला कॉन्सेप्ट, तो मेटल के साथ वाटर लगा रखा है ना हमने, हमें वाटर एक्सचेंज करवाना है। मतलब इसको हम जो ये वाला बॉन्ड बना रखा है हमने, इस बॉन्ड को हम ब्रेक करवाएंगे और इसके प्लेस पे कौन आएगा, ये वाला वाटर आएगा, ठीक है। तो आपको ये वाला बॉन्ड ब्रेक करवाना है। तो अभी क्या होगा, अगर मेटल का साइज ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना ईजी रहेगा, रेट फास्ट हो जाएगा, ठीक है। चार्ज की बात करते हैं, जितना ज़्यादा, लेट्स से +3 चार्ज है, एक पे सपोज करो +2 चार्ज है, तो इसके पास लोन पेयर्स है ना, इन दोनों में से ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कौन करेगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो अच्छे से अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, सही है। तो ये वाला जो अपने पास चार्ज ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा अच्छे से बाइंड करके रखेगा, तो इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं होने देगा। इतना क्लियर है? तो यहाँ पर हम ऐसे ही बोल रहे हैं, ये भी D3 है, ये भी D3 है, इनर्ट होते हैं दोनों, लेकिन फिर भी क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कंपेरेटिवली ज़्यादा है तो रेट सबसे स्लो जाएगा। तो ये तो हमने डायरेक्टली क्रोमियम 3 प्लस को सबसे कम रेट पे रखा, उसके बाद वैनेडियम 2 प्लस को रख दिया। इतना ठीक है। कौन कौन बच गया, एक सेकेंड, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बचे ये तीनों। इनमें देखो चार्ज तो सेम है, साइज के बेसिस पे हम कर सकते हैं। तो मैग्नीज का साइज सबसे ज़्यादा होता है इनमें से, है ना। तो हम लगा देंगे फिर यहाँ पर, अगर मैग्नीज का साइज ज़्यादा है तो हमने यहाँ लगाया मैग्नीज, देन आयरन, देन निकल, ऐसे ही है ना। ये दोनों हम बोल रहे हैं किसके बेसिस पे, चार्ज के बेसिस पे। ये हमने चार्ज के बेसिस पे बोला, और ये तीनों को हम बोल रहे हैं साइज के बेसिस पे।
और इसके बाद फिर अपना ये कौन सा है, ये हमने बोल दिया जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से, ठीक है। ओके, अब इसके बाद क्या पूछा था क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ मेटल आयन हैविंग रेट कांस्टेंट ग्रेटर देन Fe2+। रेट कांस्टेंट ज़्यादा मतलब रेट फास्ट है, यानी कि ऐसे कौन से हैं, सिर्फ ये दो ही हैं, तो कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू, सिर्फ दो ही ना जिससे ज़्यादा आएंगे, और टोटल कितने हैं, दो आयंस ऐसे हैं जिनका जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनेगा उनका रेट फास्ट होगा Fe2+ वाले कॉम्प्लेक्स से, और टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, सो 2/6 × 100, ठीक है। अगर पॉइंट में पूछा होता मतलब लिखा होता अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तो आप 100 नहीं करते, फिर सिर्फ 2/6 निकालते। अभी परसेंटेज पूछा हुआ है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे ये आ जाएगा 33.3333 ऐसे ऐसे करके, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस बताना है, लेकिन परसेंटेज लिखा हुआ है यहाँ पे है ना, तो हम लिखेंगे 33.33, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखने हैं क्योंकि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस लिखा हुआ है। क्लियर हो गया, आंसर आएगा 33.33। आगे चलते हैं, ये है MSQ टाइप क्वेश्चन, यानी कि मल्टीपल सेलेक्ट, दैट मीन्स एक से ज़्यादा करेक्ट होने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करो। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव सेम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। ये वाला क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था कि आपको अलग अलग तरह की जो हमारे पास केसेस होते हैं ना, 3 तरह के केसेस होते हैं, उनमें हम माइक्रोस्टेट्स कैसे निकालते हैं वो आपको समझ आना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ इनकी, ऐसे वाले केसेस में हम किस तरह से निकालते हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो इंपॉर्टेंट है, लिख लेना नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। आई थिंक इसके ऊपर भी क्वेश्चन नहीं आया अभी तक गेट में ये वाले पूछे हुए हैं, लेकिन इन दोनों पे नहीं आया अभी। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इनटू डिजेनरेसी, ये होता है सिंपल सा फॉर्मूला। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, इसमें कितनी है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, 3 है तो मैंने 3 लिखा, इनटू डिजेनरेसी उसकी बात अभी करेंगे, इसमें कितनी है 2 है, ठीक है। सो 2 इंटू डिजेनरेसी फाइंड आउट करनी है। एक चीज़ देखो, सपोज करो मैंने आपको कुछ इस तरह से लिख के दिखाया, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखी ऐसे करके 1 2 3, आप क्या कहोगे, जो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन है क्या ये नॉन डिजेनरेट है, क्या ये ट्रिपली डिजेनरेट है, या फिर क्या ये डबली डिजेनरेट है। कैसे बताते हैं हम, यहाँ पर सब में इक्वली फिल्ड है ना, तो ये क्या है अपने पास नॉन डिजेनरेट, ये है नॉन डिजेनरेट। और नॉन डिजेनरेट वाले केस में क्या होता है, हम डिजेनरेसी कितनी लेते हैं 1 लेते हैं, ठीक है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A से, A2G से, या फिर A2 से अगर टेट्राहेड्रल है तो, है ना। ऐसे ही अगर आपको मैं बोल दूँ कुछ इस तरह का केस है 1 2 3 1 ऐसे, ये क्या अभी डबली डिजेनरेट है, और डबली डिजेनरेट वालों को क्या करते हैं, सिंबल कौन सा होता है, मोलिकन सिंबल E होता है, ठीक है। तो ये अपने पास डबली डिजेनरेट, यानी कि डिजेनरेसी कितनी है इसमें, डिजेनरेसी 2 है। इस वाले केस में नॉन डिजेनरेट का मीनिंग हो गया डिजेनरेसी 1 हम कंसीडर करेंगे, जैसे क्वांटम में करते हैं, हमेशा हर जगह पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिजेनरेसी हम 2 लेंगे, डबली डिजेनरेट है, E से रिप्रेजेंटेशन होगी इसकी। ऐसे ही अगर मैं ऐसे दिखा दूँ तो क्या अपने पास ऐसे, ये दोनों मान लो क्या ये ट्रिपली डिजेनरेट को T2G T1G से दिखाते हैं, मतलब T होता है सिंबल, और डिजेनरेसी कितनी होती है 3 होती है, बस इसका ध्यान रखना, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 है, डिजेनरेसी ए वाले केस में ए का मतलब क्या है, नॉन डिजेनरेट मतलब 1, कितना आया 3। तो इस केस में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी है 3। यहाँ पर आओ, टी यानी कि ट्रिपली डिजेनरेट, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, आया 3 to the 6, तो इसकी है 6। बाकी भी निकालते हैं। 1p देखो ये टर्म है, ठीक है, और ये अपना ऑर्बिटल है, स्मॉल p ऑर्बिटल है, ये टर्म है। सो 1p कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालने का फॉर्मूला होगा यहाँ पर 2s+1 इंटू 2l+1। ये क्या है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, यानी कि 1 इंटू 2l+1। p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, l की वैल्यू 0 मतलब s, l की वैल्यू 1 मतलब p, तो 1 हो गई, +1 कितना आया 2 + 1 3, तो इसके लिए वैल्यू आ गई अपनी 3। तो इन दोनों की तो सेम आ रही है, इसका और चेक करना पड़ेगा, इसकी नहीं आ रही सेम, इसकी 6 है ना, हटा दो इसको। P2, अब P2 वाली केस में कैसे करेंगे, कैसे निकालते हैं, जब ऑर्बिटल की बात होती है तो सिंपल फॉर्मूला होता है कि जैसे p ऑर्बिटल है ना, तो p ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 6। अगर आपको ये नहीं निकालना आता, इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है चैनल पे, माइक्रोस्टेट्स निकालना सिखाया था, टर्म सिंबल निकालना सिखाया था, तो उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। काफ़ी पुरानी वीडियो है चैनल की, बट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसका चेक कर लेना अगर नहीं आता है तो। क्या कर रहे थे हम, हाँ, कि जो p ऑर्बिटल अपने हैं
उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 3 p ऑर्बिटल है ना ये वाले, तो इनमें 6 आ सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे फिल करोगे ना मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, तो ये 6 फैक्टोरियल। आई कितने हैं, सिर्फ 2, क्या करेंगे 6 - 2 फैक्टोरियल, ऐसे सॉल्व कर लेना इसको। ये हो जाएगा 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2 × 4 फैक्टोरियल, 2 × 1 = 2, 3 × 15 आ गया। तो यहाँ पर 15 माइक्रो स्टेट्स, दैट मीन्स ऑप्शन ए एंड बी रहेंगे इसके करेक्ट आंसर्स। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, ये तो इनफैक्ट सिंपल ही पूछा है, इसमें तो कुछ ऐसे मैंने घुमाया फिराया भी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। एक चीज़ ध्यान से सुनो, जब भी आप क्वेश्चन रीड कर रहे होते हो, करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, ट्रू, फॉल्स, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वरना यही वर्ड्स हैं जो कॉन्सेप्ट आते हुए सब कुछ पता होते हुए भी नेगेटिव करवा देंगे बेवजह, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खैर MSQ में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट स्टिल MCQ में अगर वहाँ तो जाएगा ना, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आते हैं, बेस हाइड्रोलिसिस की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ना देखो ध्यान से, फर्स्ट लिखा हुआ है द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल OH-। अब ना आपने पढ़ा होगा बेस हाइड्रोलिसिस, उसमें मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमारे पास अगर हम चाहते हैं कि SN1CB मैकेनिज्म फॉलो करें, यानी कि कॉन्जुगेट बेस बने आपका, तो जो कॉम्प्लेक्स उसमें कोई ना कोई लिगेंड ऐसा होना चाहिए जिसके पास एसिडिक प्रोटोन हो, ठीक है। जैसे इसका एक स्टैंडर्ड एग्जांपल होता है COEN2 वाला केस हम लेते हैं, ये वाला केस हम लेते हैं यहाँ पे Cl2। तो इस वाले केस में क्या होगा, जो कोबाल्ट है उसका में क्या लगा, नाइट्रोजन लगा हुआ है, मतलब NH2 है, यहाँ पर भी NH2 है, ऐसे लगा लो NH2 ऐसे करके, और फिर ये CH2 ऐसे होता है। तो यहाँ पर जब हम डालेंगे OH- तो क्या करेगा, सबसे पहले वो फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि एसिडिक H है, निकाल लेगा यहाँ से H+ निकाल के इसको माइनस बना देगा, मतलब कॉन्जुगेट बेस बन गया। तो इस वाले केस में जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स में कोई एसिडिक प्रोटोन अवेलेबल होता है, तो उस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो, मतलब जो रिएक्शन का जो ऑर्डर अगर हम निकालेंगे, वो डिपेंड करता है किस पे, OH- यानी कि न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर फर्स्ट ऑर्डर होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखोगे कॉम्प्लेक्स को, यहाँ पे कोई भी एसिडिक प्रोटोन अवेलेबल नहीं है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, वो है ही नहीं वहाँ पे। तो फर्स्ट ऑर्डर वाला तो गलत हो गई स्टेटमेंट, ये ठीक है, द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, ये SN1 मैकेनिज्म से होगी रिएक्शन, SN1CB से नहीं होगी। ये कब होता, अगर हमारे पास कोई एसिडिक प्रोटोन अवेलेबल होता तो। क्लियर है, ऑप्शन बी एंड सी रहेंगे इसके करेक्ट आंसर्स। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से करना, मिस्टेक हो सकती है, 2 है यहाँ पे, मतलब 2 ऐसे स्टेप्स आएंगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम जहाँ पे मिस्टेक के चांसेस हैं, तो एकदम ध्यान से सॉल्व करना। ये वाला क्वेश्चन NET टाइप में भी आ सकता है, तो आप ध्यान से करेंगे इसको। आपको एक कॉम्प्लेक्स गिवन है जहाँ पे लिखा गया है कि L क्या है, यूनी नेगेटिव मोनोडेंटेट लिगेंड, यानी कि Cl- मान लो, कोई भी यूनी नेगेटिव जिसपे एक नेगेटिव चार्ज और मोनोडेंटेट हो। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है। क्या गिवन है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी दे रखी है और साथ में पेयरिंग एनर्जी भी गिवन है। अब ना यहाँ पे स्टूडेंट्स को जनरली कंफ्यूजन होती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी एंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में, तो यहाँ से कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो डेल्टा नोट आप लिखते हो ना, वो क्या होता है, वो होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। और जो पेयरिंग एनर्जी वो तो आपको पता ही है। कैसे करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पर देखो बात ये, कोबाल्ट किस में है, लेट्स से Cl- ले लिया हमने, क्या बन जाएगा ये CuCl6 3-, मतलब कोबाल्ट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 में है कोबाल्ट, +3, कोबाल्ट होता है 4s2 3d7, हमें दिखाना है +3 यानी कि हो जाएगा 3d6, इसको उड़ा दो d6 हो जाएगा ये। अब हमें ये डिसाइड करना है, यहाँ पे 2 कॉन्फ़िगरेशन हो सकती हैं, 2 तरह से दिखा सकते हैं। एक तो आप पेयरिंग करवाओगे, नहीं करवाओगे, अगर पेयरिंग मैंने नहीं करवाई तो ये हो जाएगा, अगर पेयरिंग अगर करवाई तो ये हो जाएगा, नहीं करवाई तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये। अब आपको ये डिसाइड करना है कि CFA किसके निकालें, इसके निकालनी है या इसके निकालनी है। कैसे पता करेंगे, अब ये आपको चेक करना पड़ेगा, क्या आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो स्प्लिटिंग एनर्जी जो है आपका डेल्टा नोट जो है, क्या होता है स्प्लिटिंग एनर्जी, जब ये दोनों स्प्लिट करेंगे आपस में, जब ये 2 अलग अलग लेवल बने, मतलब T2G EG, उस टाइम में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, उसको क्या बोलते हैं हम, स्प्लिटिंग एनर्जी यानी कि डेल्टा नोट। तो ये आपके पास अगर ज़्यादा होती है पेयरिंग एनर्जी से, दैट मीन्स
पेयरिंग करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है, तो इस केस में तो पेयरिंग होगी। और अगर ऐसा है कि जितनी एनर्जी रिलीज नहीं हुई उससे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है पेयरिंग करने के लिए, फिर उस केस में पेयरिंग नहीं होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, पढ़ा होगा आपने कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि डेल्टा नोट की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है तो क्या होगा, पेयरिंग होगी, यानी कि ये वाला केस है। क्लियर हो गया, ठीक है। अगर ये पता चल गया है तो CFSE कैसे निकालेंगे, CFSE इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन से -6 इंटू 0.4 डेल्टा नॉट, साथ में पेयरिंग वाली टर्म भी लेनी पड़ेगी। अब ना यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन से जो पेयर करने पड़े जिनको, यहाँ पे अगर आपने लिखा 3p आपका आंसर गलत आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझो। और यही वाला केस है जिसमें मिस्टेक होती है। एक तो आपको ये डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो सकती है कि पेयरिंग करवानी है नहीं करवानी है। अगर मान लो करवा भी दी, ये सब लगाना शुरू कर दिया, तो अगर ये लिख दिया तो गया क्वेश्चन। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर आपने हाई स्पिन भी लिया था, उस वाले केस में भी क्या हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन तो आना ही था अपने पास। मतलब देख रहे हो, जब आपने हाई स्पिन लिया है आपने 5 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, ठीक है, जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आएगा ही आएगा, सही है ना। इसको लिगेंड से कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, इसको पेयरिंग एनर्जी से कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, ये तो आएगा ही आएगा यहाँ पर, है ना। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, आपने इन दोनों को पेयर करवाया है, इतना समझ पा रहे हो। तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से जिनको पेयरिंग करवाने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे 3p नहीं लिखना है, यहाँ पे 2p लिखना है, यहाँ पे 2p लिखना है। क्लियर है, ओके। और यहाँ पर ना आपको एक बात और बता दूँ, क्योंकि ना मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो अजय कुमार सर वाली बुक है कोऑर्डिनेशन की वो रेफर करते हैं, तो वहाँ पे ना ये टाइपिंग या प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 3p लिखा हुआ है इस वाले केस में, ध्यान रखना। एक इलेक्ट्रॉन तो हाई स्पिन वाले केस में भी यहाँ पर आना ही है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करवाने की नीड है, तो हम 2p लिखेंगे ना कि 3p। इसका बस ध्यान रख लेना, बाकी क्वेश्चन तो हो ही गया सॉल्व। -6 इंटू 0.4, डेल्टा नोट है आपका 15,000 पर सेंटीमीटर, +2 इंटू पेयरिंग एनर्जी है 12,000 पर सेंटीमीटर, सही है। इसको आप कर लेंगे सॉल्व, और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा -12,000 पर सेंटीमीटर। पूरा सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा -12,000 पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपके कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस भी सॉल्व होते हैं। आई होप ये वाली वीडियो, पहली दोनों वीडियो जितनी ही हेल्पफुल रही होगी, मज़ा आया होगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करके। अब ना गाइस एक और चीज़, मैंने टिप नहीं दी ना आपको, अभी देती हूँ। तो यहाँ पर ना बात ये है, मैंने ना 1-2 मेल्स चेक करे थे, उसमें स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि मैम ये वाली सीरीज़ से तो हमें डीमोटिवेशन आ रही है क्योंकि हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो देखो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अगर आपको लग रहा है ना कि आपको ये सब देख के आपका कॉन्फिडेंस डाउन जा रहा है, तो फिर क्या बोल सकते हो कि मत देखो फिर, क्योंकि ना मेन पॉइंट ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए एग्जाम में। ऐसा ना हो कि आप पहले से ही सेल्फ डाउट लेके बैठो कि मुझसे तो नहीं होने वाला पेपर, और अगर आपको इसको देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब नहीं मुझसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, मैं तो एकदम पेपर क्वालिफाई भी नहीं कर पाऊंगा, अगर ऐसे वाला कुछ सीन है तो रहने दो, छोड़ दो इस सीरीज़ को, मत देखो। क्योंकि मेन पॉइंट ये है, मेरा पर्पस सिर्फ इतना सा था कि आपको थोड़े से न्यू क्वेश्चंस में दिखा दूं, जिससे बस होगा ये कि आपको ये समझ में आएगा कहाँ पे मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो सिर्फ मुझे ना मिस्टेक्स को एनालाइज करवाना था इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना था। अगर यहाँ पे नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन जा रहा है, फिर तो रहने दो, मत देखो। क्योंकि कॉन्फिडेंस लास्ट के डेज में स्पेसिफिकली कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि आप देखना चाहते हो नहीं देखना चाहते हो। ऐसे नहीं कि मैंने बोला है कि आप देखो तो आप देखोगे ही। अगर कॉन्फिडेंस डाउन जा रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, ऐसे सोच लो कि ये वाले क्वेश्चन कोई फाइनल एग्जाम के थोड़ी है, ये तो मैंने कुछ मेरा मन किया, मैंने बना दिया, डाल दिया, आपको सॉल्व करवा दिया, अच्छा लग रहा है, ठीक है, कुछ सीखने को मिल गया, सीख लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन गलत हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि चलो मान लो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ, सपोज ये वाला आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है सपोज, ठीक है, आपको पता है कि पेयरिंग एनर्जी का और ऐसे रहता है, लेकिन फिर भी अप्लाई नहीं कर पाए। अब क्या पता अपना लक अच्छा हुआ, ये सेम क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब सिमिलर सा कुछ आ गया पेपर में, तो एक बेनिफिट हो जाएगा ना कि हमने पहले से भी देखा है, तो रिसेंटली देखा है हमने ये क्वेश्चन, तो आप सॉल्व कर लोगे। तो आई थिंक अगर आपको लग रहा है कि ये सब सोचने के बाद भी आप कॉन्फिडेंस को नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, तो फिर तो मैं यही कहूँगी छोड़ दो ये सीरीज़ देखना, अपना रिविजन पे फोकस करो, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैम देख लेंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे देखने की, तो फिर ऐसे मत सोचो कि सारे ही गलत हो गए, सारे क्वेश्चंस गलत हो गए, नहीं अटैम्प्ट कर पा रहे, कोई बात नहीं। आप ये देख लो कि इतना देखने के बाद आपने आज क्या क्या सीखा है, जो चीज़ें आपको ऑलरेडी पता थी, एप्लीकेशन वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग हुआ है नहीं हुआ है, कहाँ पे मिस्टेक्स हो सकती हैं, आपको ये देखना है सिर्फ।
मैं आपको हमेशा ये बोलती आई हूँ, मैं हर जगह सिर्फ यही बोलती हूँ, अपनी ना मिस्टेक्स पहचानो कहाँ पर हो रही हैं। कॉन्सेप्ट जो ये वाले हैं, जहाँ पे मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, कहाँ से उठा रही हूँ, बुक से उठा रही हूँ। ये वाले कॉन्सेप्ट हर एक बुक में है। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ोगे आपको सेम पढ़ाया जाएगा। आप सेल्फ स्टडी करोगे आपको सेम चीज़ें मिलेंगी। सिर्फ क्वेश्चन को पूछने का मेथड चेंज होता है। और यू बिलीव मी और नॉट, आजकल जो पेपर है ना नेट का या गेट का, जैसे भी सेट होता है, उसमें वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ सेम कॉन्सेप्ट रखते हैं जो पहले भी पूछे गए हैं, सिर्फ उसको पूछने का मेथड चेंज कर देते हैं। उससे बस होता ये, स्टूडेंट को लगता है कि पता नहीं क्या पूछ लिया, हमने तो ऐसे क्वेश्चन कभी किए नहीं हैं, जबकि आपको कॉन्सेप्ट पता होता है पहले से। लेकिन फिर भी क्या होता है, क्वेश्चन स्टूडेंट देखेगा, कंफ्यूज हो जाएगा, छोड़ देगा उसको। 2-3 क्वेश्चन ऐसे ट्रिकी लाइन से आ गए तो वैसे ही कॉन्फिडेंस गया पेपर में, फिर तो वैसे सॉल्व नहीं होना है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि पहले एक बार थोड़ा सा देख लो कि ऐसी मिस्टेक्स पेपर में ना हो। वो सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए है, ये सीरीज़ कम करने के लिए नहीं है। तो अगर कम हो रहा है, सब कुछ सोचने के बाद भी कॉन्फिडेंस डाउन जा रहा है, छोड़ दो, मत देखो, अपनी रिविजन पे फोकस करो। तो बस अभी के लिए सिर्फ इतना ही था। तो आज की ट्रिप सिर्फ इतनी सी रहने वाली है कि अपने कॉन्फिडेंस को आपको मेंटेन करना है। और लास्ट के डेज़ में कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने का सिर्फ एक ही मेथड होता है कि आप अच्छे से रिविजन करो। जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करो। इस टाइम पे कुछ भी नया करने से बेटर है पहले वाली चीज़ आपने पढ़ रखी है उसको 2 बार रिवाइज़ कर लो। नई चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। बस तो अभी इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप हेल्पफुल रही होगी। अपना फेवरेट क्वेश्चन मुझे बता देना, कितने करेक्ट इनकरेक्ट हुए हैं वो भी बता देना। मैंने देखा था लास्ट वाली वीडियो में ना कुछ कमेंट्स आए थे कि इससे का इनकरेक्ट हो, उसने बताया मैम सारी गलत हो गई। कोई बात नहीं, हो गई तो हो गई, इसमें क्या होने वाला है। कौन सा ये फाइनल पेपर ले रही हूँ मैं आपका, है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता ऐसे। तो इन सब चीज़ों से ना कॉन्फिडेंस नीचे ऊपर मत ले जाओ। सिर्फ ऐसे देखो कि हम तो मिस्टेक्स देखने आए थे, हमने देख ली। अगर कोई एक चीज़ भी आपने यहाँ से सीख ली ना, बस मेरा मोटिव तो वैसे ही फुलफिल हो गया है। तो बस मेन पॉइंट ये कि कॉन्फिडेंस को भी मेंटेन रखो, ऐसे नहीं चलने वाला है, पेपर बहुत पास आ गया है, ठीक है। बस अब इसको ख़त्म करते हैं। हैप्पी लर्निंग।